सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बड़ी खबर पर सार्थक बहस के साथ मैं हाजिर हूं, आपके साथ रीमा पराशर। और इस वक्त मैं केरला में हूं, तिरुवनंतपुरम से ये खास शो लेकर के आई हूं। लेकिन राज्यसभा लोकसभा में हमने प्रधानमंत्री का वेस्ट एशिया में जो संकट है उससे कैसे भारत किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो रहा है, भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना हुआ है और भारत पूरी तरह से तैयार है, एकजुट है, ये बयान उन्होंने दिया आज राज्यसभा में, कल लोकसभा में दिया था। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई, राहुल गांधी को क्या हो गया है? एलओपी है राहुल गांधी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम सशक्त हैं, एकजुट हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों पर कोई असर नहीं होगा इस पूरे संकट का, हमने सब कुछ तैयारी करके रखी है। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब ऐसे बयानों से आपको क्या हकीकत बयां करने में दिखाई दे रही है? ऐसा ही लग रहा है ना कि कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है, देश पूछ रहा है। क्योंकि देश को दिखाई दे रहा है, जब प्रधानमंत्री ने कोविड का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने राज्यों की एकजुटता का जिक्र किया, और आज भी प्रधानमंत्री ने सबके एक साथ खड़ा होकर इस संकट का सामना करने की बात कही, तब भी राहुल गांधी सिर्फ एक शब्द कहते रहे, हमारी विदेश नीति भी समझौता किए हुए है। तो अब सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि कभी विदेश की धरती पर राहुल गांधी इसी तरह के बयान देते हैं और आज भी राहुल गांधी ऐसे ही बयान दे रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होना नहीं है, प्रधानमंत्री का बयान सुनना नहीं है, पूरा बयान सुने बिना ही अपना एक उन्होंने कंसेंसस जो बना रखा है दिमाग में, ऐसा लगता है कि बस वही उनको बोलना है। और आज भी उन्होंने बिना बयान सुने ऐसी ही बात कर दी। तो आज जरा इसी की हकीकत और पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है भाई। क्या वो जो विदेश की धरती पर जाकर लोकतंत्र पर हमला बोलते हैं? क्या वो जिनके साथ चीन की पिक्चर्स भी आई थी? क्या वो जिनकी विदेश नीति के बारे में हमेशा बात होती थी कि किसके इशारों पर हो रहा है? या फिर वो जो कि देश को आत्मनिर्भर बना चुका है, हमारी विदेश नीति को आत्मनिर्भर बना चुका है और हमारे देश को हर संकट से मुकाबला करने के लिए तैयार कर चुका है? चलिए जरा बयान देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी और विपक्ष के भी, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं, उनको और गति दे रहा है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक. एवरीबody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है। युद्ध ना हो, नुकसान सबका है। और अब जो परिस्थितियां बनी हैं
भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहाँ विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। इस संकट के लिए अगर हिंदुस्तान में कोई जिम्मेदार है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। अगर वो 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा पे नहीं गए होते और ईरान पे ये हमला नहीं हो रहा होता तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो आज संकट देश के लोगों को उठाना पड़ रहा है, हार्मोज समुद्री मार्ग बंद हुआ है, उससे हम लोग बच जाते। तो बार बार ये बौखलाहट क्यों दिखाई दे रही है विपक्ष की, और खास करके राहुल गांधी? आखिर किस बात की चर्चा है जो कि नहीं हो पा रही है? प्रधानमंत्री ने एक एक बात का जवाब दिया, जो सवाल रह गए वो ऑल पार्टी मीटिंग में उठाए जाएंगे और उसका जवाब भी मिलेगा, और इसीलिए एकजुटता की बात हो रही है, मिलकर चलने की बात हो रही है। लेकिन अभी से ही जब ये बिखराव दिखाई दे रहा है विपक्ष के बयानों में, तो फिर क्या होगा आखिर संकट से जूझने में एकजुटता का? चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय गिरि जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र कुमार सिंह मुन्ना जी हमारे साथ एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रभारी मौजूद है। साथ ही हमारे साथ निखिल जैन है, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। मैं जरा निखिल जैन आप ही से पूछूंगी, आपको हंसी आ रही है क्या? अगर हमारी विदेश नीति एक मखौल बन गई है तो क्या आपको हंसी आ रही है? मुझे नहीं आ रही, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मसला है। रीमा जी, मुझे हंसी नहीं, मुझे शर्म आ रही है कि जिस दौर में श्रीलंका से स्पेन तक, ब्रिटेन से जापान तक, फ्रांस से ईरान तक, हर देश के जो अध्यक्ष हैं वो विश्व बुली डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट स्टैंड अप कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उस समय में हमारे देश के जो शीर्ष नेता हैं, जो कुछ ही साल पहले विदेशी धरती पे जाके माय फ्रेंड डोनाल्ड का कैंपेन कर रहे थे, वो कुछ नहीं बोल पा रहे, वो भागते नजर आ रहे हैं। आप कह रही हैं कि उन्होंने संसद पे सारी चीजों का जवाब दिया। मुझे ये बताइए क्या जवाब दिया कि क्रूड ऑयल के आज की तारीख में कितना रिजर्व है, एलएनजी का कितना रिजर्व है, एलपीजी का कितना रिजर्व है, ईरान से हमने क्या कोई स्थायी समझौता करा है या नहीं करा कि हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ सकें? क्या प्रधानमंत्री ने यूएस की इलीगल वॉर को कंडेम करा, जो इंटरनेशनल लॉ और यूएस के खुद के डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से इलीगल है? क्या प्रधानमंत्री ने जो 165 बच्चियों को मार दिया गया, उन पे बम गिराए गए, स्कूल पर बम गिराया अमेरिका ने, क्या उसका खंडन करा? प्रधानमंत्री बहरीन पे जब ईरान बम गिराता है उसका खंडन कर देते हैं, लेकिन जब अमेरिका स्कूली बच्चियों पे ईरान में बम गिराता है उसका खंडन नहीं करते। हमारी विदेश नीति में प्रधानमंत्री ना तो अमेरिका का नाम ले पाए, ना इजराइल का ले पाए, और मजे की बात यह है अब तो ईरान का भी नाम नहीं ले पा रहे। पहले चाइना का नाम नहीं ले पाते थे। इतनी मजबूत, इतनी विफल विदेश नीति मुझे नहीं लगता भारत के 70-75 साल के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने दिखाई है। और ये वही प्रधानमंत्री है जो अपने आप को विश्व गुरु, लेजर आईज और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। धनंजय गिरि जी, पुरानी विदेश नीति की बार बार चर्चा होती है, नेहरू जी के काल की, फिर इंदिरा जी के काल की, फिर राजीव गांधी के और मनमोहन सिंह के। क्या कभी ऐसा जब संकट आया, कोई एक बयान आपको विदेश मंत्री का या प्रधानमंत्री का याद है जिसमें देशों के नाम लेकर सदन को संबोधित किया गया हो? मतलब मेरे जहन में याद नहीं आ रहा है, क्योंकि एक पॉलिसी होती है, कूटनीति होती है, उसके हिसाब से बात करनी पड़ती है। रीमा जी, देखिए, नेहरू से नरेंद्र तक हमारी कूटनिरपेक्षता की पॉलिसी है। नरेंद्र मोदी के भाषण आपने सुना, उसमें नेशन फर्स्ट, देश और देशवासियों के प्रति प्रतिबद्धता और देशवासियों को हितों की प्राथमिकता, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। नेता प्रतिपक्ष को ये पता नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष कब नेशन के विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है। आपने अभी उनके प्रवक्ता को सुना, उन दुनिया के देशों का नाम लिया, भारत के हितों की कोई चर्चा नहीं की। और जबकि ईरान के खिलाफ तीन बार ईरान के खिलाफ यूपीए गवर्नमेंट में लाकर जाकर के वोटिंग की है, 3 बार ईरान के खिलाफ, जब परमाणु संधि हम करने जा रहे थे अमेरिका से, तो ईरान भी भौचक रह गया था कि क्या कर रहे हैं। आज हम जब दोनों से इक्वल सम्मान संबंध है, अच्छे संबंध है, इसको हम मेंटेन किए हुए हैं, जब पूरी दुनिया त्राहीमाम कर रही है, अमेरिका तक में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, अमेरिका तक में, फ्रांस में बढ़ गए, पाकिस्तान का और बांग्लादेश का तो छोड़ ही दीजिए, यूरोपियन कंट्रीज त्राहीमाम कर रही है। वैसे में हम स्टेबल हैं, हमारे पास लगातार 8 हफ्ते का रिजर्व है और लगातार चल रहा है, इसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है, हमारी क्षमता बढ़ाई गई है। आज आप देख लीजिए, इतने लंबे समय से युद्ध हो रहा है, 25-26 दिन हो चुके हैं, बावजूद उसके हमारे यहाँ कंटिन्यूअस हर चीज की निर्बाध रूप से आपूर्ति हो रही है। हमारे लोग विदेशों में जब फंसे हुए आ रहे हैं, अरे भाई आप देशन के खिलाफ क्यों खड़े होते हैं?
नेता विपक्ष होने का कतई मतलब नहीं कि आप नेशन के विपक्ष में खड़े हो जाइए। आप नेता विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है, हम लोगों ने भी युद्ध के समय में कहा था कि वयम पंचाधिकम शतम, हमने इंदिरा गांधी का साथ दिया था, नेहरू जी का साथ दिया था चाइना वार के समय में। हमने कभी नहीं कहा कि नेशन की जब बात आती है तो हम एक साथ खड़े हो जाते हैं, उंगली नहीं करते हैं, ना दिखाते हैं, बल्कि हम मुट्ठी को बंद करके एक दूसरे के साथ वयम पंचाधिकम शतम बताते हैं। भले नेहरू जी ने चाइना वार में जो गलती है कि हो गई, 71 के वार को हमने जीता, लेकिन टेबल पर हम फेल कर गए। ये कई लोगों ने किताबों में लिखा है, जनरल्स ने। वो सब विषय नहीं है। विषय है कि जब देश की बात आती है तो हम एक संदेश देते हैं कि हम एक हैं, राष्ट्र एक है। और प्रधानमंत्री जी ने एक एक विषय को, फर्टिलाइजर तक की बात की, उन्होंने गैस की बात की, पेट्रोल की बात की, डीजल की बात की। हम 41 कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, पहले 27 के साथ करते थे। और हॉर्मुज स्ट्रेट से हमारे जहाज आने शुरू हो गए। एक एक चीज का पॉइंट टू पॉइंट बताया। अगर आप नेता विपक्ष को पूछना था तो सदन सही जगह है। अभी ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, उसमें आप पूछ सकते हैं। ओके, आती हूँ आ रही हूँ आपके पास। लेकिन मुन्ना जी, एक खबर आज हिमाचल प्रदेश से आई कि वहां की सरकार ने 5 रुपए फिर बढ़ा दिए पेट्रोल डीजल पर। अब ये खटाखट पॉलिटिक्स जो थी राहुल गांधी की, वो हिमाचल में भी फेल हो रही है, तेलंगाना में भी फेल हो रही है, कर्नाटक में भी फेल हो रही है। उनको अपने देश की बात नहीं करनी, राज्य सरकारों की बात नहीं करनी, लेकिन इस संकट के दौर से देश कितनी आसानी से पूरी तरह से जूझ भी रहा था और अब एकजुट होकर खड़ा भी है। विश्व के बाकी देशों को हम चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही है क्या विपक्ष को? रीमा जी, विश्व गुरु पर बहुत तरह के तंज कर रहे थे। विश्व गुरु तो बने ही हैं, विश्व मित्र के रूप में पूरे दुनिया में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है। आज कोई भी ऐसा देश नहीं है कि हमें सहयोग करने के लिए या हम उनके सहयोग के लिए खड़े नहीं हैं। अगर ईरान में इतनी क्षति होती है तो हमारी दवाएं, हमारा मेडिकल हेल्प सबसे पहले पहुंच रहा है। आतंकवाद की कहीं भी घटना होती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारा देश सबसे पहले विरोध करता है। ये छोटी मोटी राजनीति सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के लिहाज से इस तरह के चीजों में ये लोग, विपक्ष के लोग, तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी। और आपको राहुल गांधी जी के जो बयान सुनाए कि जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो हंसी आ रही है, मुझे तरस आता है ऐसे नेताओं पर। इतने बड़े इंटरनेशनल परिवार में इनका जन्म हुआ और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ये देश का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते हैं। आज यही एक देश है, 30% पेट्रोलियम उत्पादों पे पश्चिमी यूरोप में दाम बढ़े हुए हैं। बावजूद इसके हमारा देश कितना अस्थिरता के साथ में, थोड़ा कोटा जरूर हो रहा है कि कोई कालाबाजारी नहीं करे। वो भी कालाबाजारी करने वाला एक समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में पकड़ा जाता है। दिल्ली में कितने छापे पड़ रहे हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आवाज सबसे पहले कहाँ उठाई जाती है? कर्नाटका में, जहां कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में भी अपने देशवासियों के संकट के समय में उनका मनोबल और हौसला और सुविधाओं पर बात करनी चाहिए। तो ये बात करते हैं भ्रम फैलाने की। मुझे लगता है कि आज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट हमारे लिए बीच बीच में खोला जा रहा है और देश के लोगों के लिए तब ये तर्क देते हैं कि ईरान के लोग हमारे देश के नागरिकों के लिए भेजा है। अरे भैया, प्रधानमंत्री किसके होते हैं? तो इन लोगों का तर्क नहीं होता है रीमा जी, कुतर्क होता है। आज जिस तरह से भारत ग्रीन एनर्जी की बात करता है, कभी यूरोप के लोग हमारे ऊपर में हंसी करते थे कि भारत इनके दौर में ग्रीन एनर्जी की बात भी नहीं समझ सकता था। आज ग्लोबल साउथ में ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। पिछले जो दिल्ली में समिट हुआ है उसका कितना बड़ा असर हुआ है। तो भारत तो जो एक विश्व गुरु बनने की ओर जो हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी बना हुआ है। सिर्फ देखने के लिए जरूरत है। ये अच्छे शिष्य भी नहीं है ना। राजनीति समझने के लिए राजनीति का अच्छा शिष्य होना चाहिए, लेकिन ये शिष्य भी नहीं है तो इनको गुरु नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से जैसे उदंड विद्यार्थी को न कॉलेज के प्रोफेसर में कोई इज्जत करनी आती है, न शिक्षकों को स्कूलों में बच्चों को करने की आदत रहती है, तो वैसे ही बच्चे हो गए हैं आजकल विपक्ष के लोग। और मैं बता रहा हूँ कि गैस का जी। ओके सिद्धार्थ जी, आ रही हो, रुकिए एक मिनट। सिद्धार्थ शर्मा जी, इस वक्त या कोई भी जब संकट आता है देश में, तो हमें देशवासियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए या गिराना चाहिए? क्यों गिराया जाए मनोबल? इस वक्त तो हौसला बढ़ाना चाहिए ना।
बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि पिछले 20-25 दिनों से जिस तरह से ईरान ये युद्ध लड़ रहा है, वो हौसले के जरिए ही लड़ रहा है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हौसला बुलंद रहता है, किसी को भी किसी का भी हौसला तोड़ना नहीं चाहिए, वो कोई अच्छा तरीका नहीं होता है। अब मुझे आश्चर्य हुआ जब आपका कार्यक्रम में, तो कांग्रेस को ना सी फॉर कंफ्यूजन लिख देना चाहिए उसको। आपका कार्यक्रम शुरू होते ही आपने दिखाया कि प्रधानमंत्री जी जो सदन में बोल रहे थे, उन्होंने ईरान का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि मैंने ईरान से भी बात की, मैंने इजराइल से भी बात की, मैंने अमेरिका से भी बात की। कांग्रेस कहती है कि वो किसी का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप ही के कार्यक्रम में भी कांग्रेस कह रही है कि किसी का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं है तो और क्या है। दूसरी तरफ कभी भी एक साधारण सा नियम होता है कि कोई जब कष्ट में होता है, जब मुझे पता है कि आपकी तबीयत खराब है, तो मैं आपको फोन करूंगा तो सबसे पहले आपका हालचाल पूछूंगा। भारत में ये सच है, भारत सरकार भी ये मान रही है कि लोगों को गैस सिलेंडरों की समस्या हो गई है। वैसे में भाजपा प्रवक्ता जब बोलते हैं तो वो कांग्रेस की तो आलोचना करते हैं, एक बार भी ये नहीं कहते कि जनता को, कि देशवासियों, प्रिय देशवासियों, थोड़ी समस्या है, 10 दिन में सुलझ जाएगी, 15 दिन में सुलझ जाएगी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि यहाँ पर अरे सर रुकिए ना सर, अरे रुकिए ना सर, हम आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे। कुछ भी थोड़े बोलेंगे ना, प्रवचन थोड़ा ही करेंगे, सुन लीजिए। आपको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा क्या? आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है या नहीं सिद्धार्थ जी? आपके घर में किल्लत है क्या? अच्छा, मुझे ये बताइए। सबसे पहले मैं इस आरोप का खंडन करता हूं। अरे मैं केरला में बैठी हूँ, यहाँ पर जनता से बात कर रही हूँ, किसी के घर में गैस सिलेंडर की किल्लत नहीं है। मैं खंडन करता हूँ, ये गलत बयानी नहीं करने दूंगा। कहीं दिक्कत दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ पर गलत बयानी मत करिए, आम आदमी का यही हाल है। गलत बयानी नहीं करिए। संकट है। अरे मुझे ये बताइए कि भाजपा ने संसद को ये बताया कि नहीं? रीमा जी, मैं नहीं बोलने दूंगा इन्हें, गलत नहीं बोलने दूंगा इन्हें, मैं गलत नहीं बोलने दूंगा। रीमा जी ज्वाइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम डेली ब्रीफ करती हैं, पीसी कर रही हैं। पेट्रोलियम ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेली प्रेस ब्रीफिंग करती है। सिद्धार्थ जी, कितने खपत हो रहे हैं। सिद्धार्थ जी, आप कहाँ बैठे हैं? सिद्धार्थ जी, आप देश के किस कोने में हैं सिद्धार्थ जी इस वक्त? मैं फरीदाबाद में हूँ। हाँ, फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। फरीदाबाद में भी समस्या है, हर जगह भारत में हर जगह समस्या है। गलत आप बोल रहे हैं। फरीदाबाद में हर जगह समस्या है। मुझे 10 सेकंड का मौका। भारत में हर जगह गैस की समस्या है। अगर समस्या नहीं है तो प्रधानमंत्री लोकसभा में आके क्यों बोल रहे हैं? मुन्ना जी जवाब दो। ऊर्जा का संकट है, भाजपा के खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना महाराज, आप पहले तय कर लीजिए कि संकट है या नहीं है। अगर संकट नहीं है तो प्रधानमंत्री मुन्ना जी की आवाज जाएगी। अरे संकट है या नहीं है पहले तय कर लो ना। बड़ों के माए या कन्याओं के माए नहीं बन सकते हैं। या तो संकट है या तो नहीं है। अगर है तो आप समाधान क्या कर रहे हैं? अगर नहीं है तो फिर अरे समझेंगे तब ना आपको मानसिक संकट है समझने की। कि संसद में बोल रहे हैं कि ऊर्जा का संकट सच्चा है। रीमा जी ये आरोप बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। भारत सरकार की पेट्रोलियम की ज्वाइंट सेक्रेटरी रोज प्रेस ब्रीफिंग करती हैं, कितना गैस खपत हो रहा है, कितना गैस आ रहा है, ये पूरा लेखा जोखा भारत सरकार का पेट्रोलियम विभाग रोज दे रहा है। इनको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ टीवी में आकर के बकवास फैलाना चाहते हैं ये, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और मैं बता रहा हूं कि भारत, अरे पता नहीं है कहां से ये बिना ब्रेक का मोटरसाइकिल आप ले आएंगे रीमा जी। आवाज नहीं उठती, इनका साइलेंसर लगाइए इनके गले में। सवालों सिर्फ उसी की आवाज जाएगी। क्या चल रहा है? ऐसे सबकी कमेंट्री नहीं चलेगी ना, जिससे सवाल हो उसी की आवाज जाएगी। ऐसे बहुत खराब लगता है। बोलिए मुन्ना जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। ये गलत आरोप लगा रहे हैं रीमा जी। ज्वाइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम डेली प्रेस ब्रीफिंग कर रही हैं, आपके चैनल भी उसमें जाते हैं और तमाम चैनल उसको लाइव करते हैं। क्या हमारा गैस का खपत प्रतिदिन का रोजाना है और कितने हमारे प्राप्त हो रहे हैं विभिन्न मार्गों से, विभिन्न देशों से। इसके बावजूद भी संकट की बात कर रहा, चिंता जरूर है। हम ये देशवासियों से आगाह सरकार करती है कि पैनिक नहीं होना है।
ये लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों को पैनिक कर रहे हैं। इससे ज्यादा आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी ना, तो इसी गैस के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर लाइनें लगा करती थी, और तमाम उस समय के एमएलए एमपी के गैस एजेंसी हुआ करते थे और सब काला बाजारी करते थे। उस जमाने में भी 2-2 हजार रुपया में सिलेंडर बिका करता था, धनंजय गिरी जी को पता होगा। आज तो उससे इतने बड़े संकट के बावजूद भी मुझे अरे आपको क्यों नहीं लगेगा? ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। निखिल जैन, कोई दिक्कत अब नहीं है। बताइए आप एक एक करके इन सवालों के जवाब दीजिए कि नेहरू के समय में क्या हुआ, इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ, और तमाम जब विदेश नीति की धज्जियां उड़ती थी और जब इस पर सवाल खड़े होते थे, देशवासियों को लूप में भी नहीं लिया जाता था, उन सवालों का क्या? निखिल जैन, क्यों गुमराह कर रहे हैं देश को? सीमा जी, एक एक करके मैं शुरुआत करता हूँ। धनंजय जी ने एक चीज कही कि नेहरू से लेकर नरेंद्र तक गुट निरपेक्षता की, नॉन अलाइंड हमारी नीति रही है। बिल्कुल सही कहा। फर्क इतना है, नॉन अलाइनमेंट की हमारी नीति केवल 2018 के नरेंद्र मोदी तक की थी, उसके बाद हमारी विदेश नीति को बेच दिया गया। आपने कहा कि नेहरू के दौर में क्या हुआ। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध चल रहा था, युद्ध के दौरान संसद में सत्र चल रहा था जहां पर सरकार विपक्ष को जवाब दे रही थी। अटल जी नेहरू जी से सवाल पूछ रहे थे, उस तत्कालीन प्रधानमंत्री से, और नेहरू जी जवाब दे रहे थे और अटल जी को देश विरोधी या चीन का एजेंट नहीं बता रहे थे, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। 1971 में जब पाकिस्तान के 2 भाग करने के लिए इंदिरा गांधी और फील्ड मैनेजर ने मुहिम खोली, तो अमेरिका ने कहा कि हम अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, रोक दो ये युद्ध। पर इंदिरा गांधी नहीं रुकी। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 भाग करे, बांग्लादेश बनाया। 1974 में इंदिरा गांधी ने इस देश का पहला न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को दिखाया कि भारत एक सक्षम देश है। उसके जो भी बोल रहे हैं पीछे से, आपको मैं पीछे से काट नहीं रहा था। उसके बाद 1998 में अटल जी की सरकार थी, अमेरिका नहीं चाहता था हम दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट करें, अटल जी ने मजबूती दिखाई और दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट करा। 2008 में मनमोहन जी की सरकार थी, 2008 में हमने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हम जुड़े। इस देश के बहुत सारे राजनीतिक दलों ने विरोध करा था, लेकिन मनमोहन जी कांग्रेस की सरकार समझते थे कि देश की अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो वो आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी 2018 तक भारत को इजराइल के अमेरिका के खेमे में नहीं जोड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद सारे बहुत सारे सवाल पूछे गए, बहुत सवाल पूछे गए, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर होते थे। इस तरह से नहीं होता था कि बाहर मीडिया में आकर बयान दे, प्रधानमंत्री जब बयान दे रहे हैं तो कोई बहुत सवाल पूछे गए थे, मैं उन सवालों के जवाब दे दूं। ना वहां पर सवाल किए, ना प्रधानमंत्री को सुना, तो ये कैसे होगा? नहीं रीमा जी, सवाल बहुत पूछे गए, जवाब धनंजय जी आपने बहुत सवाल उठाए थे, उनका जवाब आपने पॉइंट्स उठाए, रीमा जी जवाब देने दो। नहीं, पर मैं जवाब तो दे नहीं पाया ना। एक एक करके जवाब होगा, एक एक करके जवाब होगा, एक एक करके जवाब होगा ना, एक एक करके जवाब होगा। धनंजय गिरी, रीमा जी रुकिए, धनंजय जी बताइए। निखिल जी कह रहे हैं कि भाई वाजपेयी जी सवाल करते थे, उनको किसी का एजेंट नहीं बताया जाता था। तो कारगिल वार चल रहा हो और चाइना के कैंप में उनके साथ बैठ करके कोई डील साइन नहीं होती थी, किसी फाउंडेशन को चाइना से पैसे नहीं आते थे, इसलिए ऐसा आरोप लगाया जाता है। कोई विदेश की धरती पर जाकर भारत का अपमान नहीं करता है। यहां तक कि राहुल गांधी को जाकर लंदन में कह दिया कि आपकी दादी आई थी इमरजेंसी के बाद, और पूछा गया कि भाई क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे इंटर मामले और तुम कैसे भारत के खिलाफ बोल रहे हो। तब तुम कब किसी और से नहीं सीख सकते तो अपनी दादी से ही सीख लो। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत का बूढ़ा वंश कबीर का जो जन्मा पूत कमाल। ये राहुल ने जो बवाल मचा रखा है, विदेश की धरती पर जाकर भारत के खिलाफ जो बोल रहे हैं, जो चाइना के साथ गलबहिया कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम दुनिया में अपने मकाम पर खड़े हैं। और जो दूसरे वाले भाई साहब सिलेंडर की बात कर रहे थे, जब उसके कांग्रेस की सरकार थी तो 18 करोड़ गैस के उपभोक्ता थे, आज 54 करोड़ है। 3 गुना गैस के सिलेंडर बढ़ गए हैं, 3 गुना लोगों के घर में सप्लाई बढ़ गई है। बावजूद उसके हम कह रहे कि प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कैसे नहीं है? प्रॉब्लम है। जिस गोले पर हम हैं उस गोले पर गोलेबारी 25 दिन से चल रही है, तो वैश्विक संकट है। उस वैश्विक संकट में भी हमने अपने आप को बचा के रखा है, रिजर्व कर रखा है, स्टॉक रखा है, व्यवस्था रखी है, अल्टरनेट्स रखे हैं, ये हम बता रहे हैं। आप कह रहे व्यवस्था प्रॉब्लम है, नहीं बताओ, प्रॉब्लम दुनिया में है। हमने उस प्रॉब्लम से अपने देशवासियों को बचाने का पूरा प्रबंध कर रखा है, फर्टिलाइजर का भी कर रखा है। वही अभी एग्रीकल्चर का टाइम है, फर्टिलाइजर का क्या होगा, पेट्रोल का क्या होगा, डीजल का क्या होगा, गैस का। सिद्धार्थ शर्मा, अब मैं जवाब। ओके, सिद्धार्थ शर्मा जी देखिए, पिछले बार आप चर्चा इधर से उधर चली गई। मेरे ख्याल से भारत के प्रधानमंत्री ने अगर लोकसभा में या राज्यसभा में आज कुछ बोला है तो उस चीज को हमें गंभीरता से सुनना पड़ेगा और उस पर हमें कुछ बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोला है
जी वही तो कह रहा हूँ, अगर क्यों लगा रहे हो, बोला है। हाँ वही तो कह रहा हूँ कि उन्होंने जब बोला लगा? है, नहीं अगर का मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब उन्होंने बोला है इसका मतलब है कि हमें उस पर चिंतन करना है। भाजपा के प्रधानमंत्री, भाजपा के नहीं भारत के प्रधानमंत्री ने आज संसद को ये बताया कि ऊर्जा का संकट है, वो सच्चा है, लंबा चलेगा, और भाजपा के खुद के फादरलैंड अब की बार ट्रंप सरकार के आबैल मार का उनका ये नतीजा है। और ऊपर से आज इजराइल और अमेरिका ने नया नमक छींट दिया ईरान युद्ध में पंच बनाने के लिए। सिद्धार्थ शर्मा, कौन सा विश्व का एक देश है जो इस वक्त प्रभावित नहीं है? मतलब क्यों आप ये बात फिर से बार बार कहे जा रहे हैं कि ऊर्जा संकट है, ऊर्जा संकट है, ऊर्जा संकट है? पूरा विश्व प्रभावित है, इससे कैसे जूझना है और इसका कैसे मुकाबला करना है, यही बात प्रधानमंत्री ने कही है। आपने अगर सुना हो तो फिर आप लगातार वही बात कहे जा रहे हो। रीमा जी मुझे ये बताइए कि जब ये युद्ध भारत के नक्शे से बाहर है, अरे रीमा जी सीधा सीधा विरोधाभास की हद ना करें। आपको एक तरफ आप कहते हैं कि बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आप, कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हो आप? मतलब भारत में युद्ध होगा तभी प्रभावित होगा क्या भारत? रीमा जी आप बताइए क्या फ्रांस में युद्ध हो रहा है? कि 41 देश आपको ऊर्जा दे रहे हैं, बांग्लादेश में हो रहा है, कैसी बात कर रहे हो? पार करवा देते हैं तो सप्लाई चेन में समस्या कर रहा है, जब कोई समस्या ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाजपा अवसर में रहती है सेवा के बदले सजा देने के लिए। कभी भाजपा नोटबंदी की सजा देती है, कभी वो लॉकडाउन की सजा देती है, ऊर्जा की सजा देती है। कैसे माने कि भाजपा जो राम को लाएगी सिलेंडर भी नहीं ला पा रही है? म्यूट कीजिए इनको। चलिए फाइनल कमेंट, रीमा फाइनल जी, कमेंट धनंजय जी के सवालों के जवाब अभी तक रह रहे हैं, जवाब दे सकता हूँ क्या? प्रधानमंत्री तो देते नहीं है, मैं दे दूं? रुकिए निखिल जैन, टाइम कम है मेरे पास। फाइनल कमेंट मुन्ना जी फिर धनंजय गिरी, जल्दी से। मोदी जी के पास तो इतना टाइम है फिर भी जवाब नहीं दे पाते। जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया था श्रीमती गांधी के बारे में, इनको उनकी भी इज्जत नहीं करते हैं। जब उनसे विदेश में पूछा गया था देश की समस्याओं को लेकर के, तो उन्होंने उस समय भी अपना देश का सम्मान को रखा था और बोला था कि मैं इन सब बातों पर चर्चा यहाँ पे नहीं करूंगी। उसके उलट जब राहुल गांधी जी जाते हैं, कहीं अमेरिका जाए कहीं जाए, ये बोलते यही है कि देश में लोकतंत्र का खतरा है। तो इस तरह की चीजों को कभी श्रीमती गांधी और नेहरू ने नहीं किया था, जिस तरह से ये आदरणीय राहुल गांधी जी करते हैं। और फिर अब ये सवाल हम लोगों से करते हैं। भैया आप बीजेपी के मत होइए, एनडीए के मत होइए, लेकिन राष्ट्र आपका है, राष्ट्र के तो आप हो जाओ, लेकिन ना आप राष्ट्र के हैं ना आप देशवासियों के हैं। इसलिए समय नहीं है मेरे पास। धनंजय गिरी जल्दी से। अभी आम आदमी पार्टी के बोल रहे थे कि हमारे यहाँ युद्ध नहीं हो रहा है। भाई फ्रांस में कौन सा युद्ध हो रहा है? 22% वहां बढ़ गए, बेल्जियम में बढ़ गए, यूरोप के कई कंट्रीज में बढ़ गए। पाकिस्तान में कौन सा युद्ध हो रहा है? वहां आधे लोगों को वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया। बांग्लादेश में कौन सा युद्ध हो रहा है? वहां तो 5 डेज वर्किंग कर दिया गया। जब दुनिया में जिस धरती पर हम रह रहे हैं, का स्टैंड है आम आदमी पार्टी का, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये समझ से परे है। वक्त की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े, और इसीलिए अब देशवासियों का हौसला काफी बुलंद है और प्रधानमंत्री की कोशिश भी यही है कि पूरा जो देश है हमारा वो एकजुट रहे, और इसलिए उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर, तमाम चीजों से हटकर सबको एकजुट होने की अपील की है। लेकिन शायद विपक्ष अभी भी ना समझ है और शायद समझने के लिए अभी समय लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।